डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हम क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री सेक्टर से चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सेक्टर से पहला चैप्टर, जो कि हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इससे पहले मैं इसको शुरू करूं, आपको बता दूं कि ये जो हमारा कोर्स चल रहा है ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। द्वारा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस और आगे जो आपको जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा विथ टॉपिक। ठीक है, यदि टॉपिक पहले क्लियर किया जाएगा, देन आफ्टर जो है आपसे जो है क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस कोर्स को जो है अच्छे ढंग से यूज कीजिए, अच्छे ढंग से वॉच कीजिए और इससे जो है अपने को भी फायदा लीजिए और अपने यार दोस्त और जो भी दोस्त आपके अभी तक बाकी रह गए, जिनको आपने अभी तक शेयर नहीं किया, उसको जो है जल्द से जल्द शेयर कर दे, क्योंकि ये 15 दिन फिक्स है। 15 दिनों में जो है आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है पूरे चैप्टर की, साइंस के पूरे चैप्टर की जो है कंप्लीट हो जानी है। और जो है नेक्स्ट 15 डेज में जो है आपको जो है प्रतिदिन एक वीडियो, एक चैप्टर क्लियर करके जो है 15 से 16 दिनों में जो है आपके डिस्क्रिप्टिव का भी प्रैक्टिस की तरह से होने वाला है, बिना किसी झिझक के। ठीक है, और जैसे ही हमारा साइंस वाला सेक्टर खत्म होगा, हम इसी कैप्सूल कोर्स के बैच में लेके आने वाले हैं आपके लिए मैथ का धुआंधार एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, जिसमें आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग हम कराएंगे, जो कि आप देख कर के ही सोचोगे कि आंसर हमसे होने वाला नहीं है, लेकिन होप कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप सारे सवाल को क्लियर करोगे। चलो, तो आगे हम कुछ और नहीं कहेंगे, फिलहाल आप जो इसको फटाफट शेयर करो अपने यार दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और शुरू शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पर एक चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन से कह रहा है कि प्रकाश किसी प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, आप जानते हो कि परावर्तन का नियम कहता है कोई भी कोई भी एक मिरर है और उस पे जो है कोई भी आपतित किरण जितना डिग्री एंगल के साथ आती है अपने लंब के साथ, ठीक है, अपने लंब के साथ में अगर यहाँ पे लंब ड्रॉ करूं, ये आपतित किरण जो है लंब के साथ जितना कोण बनाएगी उतने ही कोण के साथ जो है यह परावर्तित हो जाएगी। तो समतल दर्पण के बारे में जरा सोचो, तो समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण में अगर कोई किरण लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होगी, तो परावर्तन के नियम से जो है वह लंबवत ही गुजर जाएगी। यानी वह कितने डिग्री का एंगल बनाई हुई, लंबवत मतलब क्या होता है, तो लंबवत मतलब होता है 90 एंगल, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितनी ही डिग्री से आएगी उतनी ही डिग्री वह परावर्तित होकर चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं भाई कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तथा परावर्तित किरण तीनों ही जो है एक ही तल में होते हैं। दूसरा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। इस तरह से दो नियम टोटल हमें प्राप्त होते हैं, किसके, प्रकाश के परावर्तन के। तो इस तरह से इसका भी आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर समतल दर्पण की रखी वस्तु का मूलतः कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखो, दो पैरेलल मिरर जो है, समतल मिरर जो है एक दूसरे के पैरेलल रख दी गई। ठीक है, थोड़ा सा पैरेलल लाइन को हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं और दिखाते हैं आपको जो है कैसे हम बात को समझ सकते हैं। देखिए,
ये दो प्लेन मिरर है और इसको जो है एक दूसरे के पैरेलल रख दिया गया और इसके बीच जो है कोई वस्तु रखी गई ऐसे, यहाँ पे जो है कोई वस्तु रख दी गई, ठीक है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है अनंत बनेगा। कितना बनेगा भाई? अनंत। क्योंकि एक बार मान लो इसमें बना, इसमें भी बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। इसका प्रतिबिंब फिर इसमें, इसका प्रतिबिंब फिर इसमें, ऐसे करके जो है, ऐसे जो है इसमें कितने अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। सिंपली मैं भाषा में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सिंपल भाषा में जो है मैं आपको एकदम से बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से जो है अनंत प्रतिबिंब आपको जो समानांतर, दो समानांतर दर्पण, समतल दर्पण के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तो अनंत प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं, n इक्वल टू होता है c बाई v, जहां c जो है जहां c जो है जहां c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। क्या होती है बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और यहीं पे भी जो है माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। क्या होती है? माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। माध्यम माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पे हमें हीरा का अपवर्तनांक दिया है, यानी n का वैल्यू दे दिया है। कितना दिया है? 2.4। और हीरे में प्रकाश की चाल आपसे पूछा है, यानी v में जो है, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, ये हमसे पूछा है। प्रकाश की चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी, ये हमसे क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं n इक्वल टू सी बाई डी फॉर्मूला को यूज करूं, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? c अपन n। क्या मिल जाएगा? v इक्वल टू c अपन n। और c का वैल्यू हम जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जबकि अपवर्तनांक दिया है 2.4। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 को जो है 2.4 से डिवाइड कर दें और इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकंड लगा दें, तो हमारे पास आंसर बच जाता है क्या? 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। भाई समतल ही एक ऐसा दर्पण है, समतल ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु के बराबर ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किस? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है वह हमें अवतल दर्पण में भी प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में भी प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में भी प्राप्त होता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। जैसे कि आप देख लो कि जब अनंत अनंत और अनंत, जब वस्तु जो है अनंत और और वक्रता केंद्र के बीच रहती है, वक्रता केंद्र के बीच रहती है, के बीच रहती है इसका प्रतिबिंब जो है आपको छोटा मिलता है, उल्टा मिलता है। कितना मिलता है भी? छोटा मिलता है और उल्टा मिलता है। तो छोटा और उल्टा हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया एक कंडीशन। और हम जानते हैं उत्तल लेंस में जो है, सॉरी उत्तल दर्पण में जो है हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से प्रतिबिंब बिंब, ठीक है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है अवतल में भी बनता है और
तल में भी बनता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। तो वो जो है आभासी भी बन सकता है और काल सॉरी आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है ना। यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों ही बन जाता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों ही जो है से बनता है। 8 कह रहा है कि किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है। देखो बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत होती है। जैसे देखो कि वस्तु ये समतल दर्पण है, तो वस्तु इसकी चाहे कितनी भी दूर हो, जितनी दूर होगी इसकी इमेज इसमें बनती है उतनी ही दूर। तो भाई इसकी फोकस दूरी कितनी होगी भाई, अनंत हो गई। ठीक है, जब यहाँ से वस्तु आएगा तो अनंत दूरी पर है, पता नहीं है कहाँ है। ठीक है, तो वहां से जो है वह सीधा आता है और यहाँ पे आपतित होता है और आपतित होकर परावर्तित होता है। तो प्रधान अक्ष को ये जहां पे काटता है वही जो है क्या होता है, अगर ये पैरेलल आता है वस्तु पैरेलल जो है मतलब कि एक प्रधान अक्ष के पैरेलल जो है यह किरण आई अनंत बिंदु से, तो यह जहां काटती है वहां पे जो है का फोकस बनता है। तो इसकी अनंत बिंदु सामने तो समतल दर्पण के कितने भी सामने आप वस्तु को रख दो तो जितना दूर होगा उसी के हिसाब से इसका फोकस दूरी भी होगा। इस तरह से जो है हम कह सकते हैं फोकस दूरी जो है किसी समतल दर्पण का अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। तो गोलीय दर्पण अगर हम देखें तो गोलीय दर्पण कोई सा भी हो, गोलीय दर्पण कोई सा भी हो, उत्तल हो या अवतल हो। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि मिरर हो गया ए और इस जो है हो गया प्रधान अक्ष। तो ये जिस गोले का ये गोले का भाग होता है ना, जिस गोले का भी ये भाग होता है उसके केंद्र को, है ना, उसके केंद्र को ये कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव कहाँ होता है भाई, तो ध्रुव होता है यहाँ पे जिसको हम पोल बोलते हैं, इसी में हम बोलते हैं ध्रुव। तो ध्रुव जो है, ध्रुव से जो है वक्रता केंद्र बोलते हैं कि अगर ये दर्पण जो है जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। कौन सी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो हम इस दूरी को क्या बोलेंगे, अगर गोले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो गोले के अकॉर्डिंग हम इसको त्रिज्या बोलेंगे। इसलिए जो है हम इस गोले के ध्रुव से यानी कि इस दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को जो है बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, उसे जो हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी उस वक्रता त्रिज्या की होती है। भाई देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो मान लीजिए यहाँ पे जो है ये प्रधान अक्ष, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोल और मान लीजिए कि ये जो है इसका सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र की जो है मान लीजिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आई और यहाँ से परावर्तित होगी, तो जहाँ से परावर्तित है उस बिंदु को हम बोलते हैं क्या, उस बिंदु को हम बोलते हैं क्या, फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। तो देखिए यह फोकस बिंदु जो होती है यह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, वक्रता त्रिज्या के जो है आधी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि F इजिकल टू जो होता है R/2 होता है। तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी दूरी जो होती है उसकी त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होगा भाई, तो समतल दर्पण आवर्धन बराबर होता क्या है, पहले आवर्धन की फॉर्मूला को देखें।
तो आवर्धन बराबर होता है प्यारे बच्चों, आवर्धन बराबर होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई बटे हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं भाई, तो उसको हम बोलते हैं आवर्धन। और किसी भी समतल दर्पण के सामने जो है जितनी ही दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पे जो है क्या होता है, प्रतिबिंब भी बनता है। यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ इमेज के बराबर होती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एच ओ बटे एच आई की जगह पे हम यूज कर सकते हैं एच ओ, और एच ओ से एच ओ कैंसिल, तो बच गया क्या भाई, तो ये बच गया हमारे पास 1। और इसलिए जो है समतल दर्पण का आवर्धन जो है हमेशा और हमेशा क्या होता है, +1 होता है। ठीक है ना, +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मोटर गाड़ी के पार्श्व दर्पण होता है। मोटर गाड़ी के पार्श्व दर्पण बच्चा बच्चा जानता है यार, क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सोलर सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो है प्रयोग किया जाता है, होप कि आपको इसका भी आंसर पता ही होगा। क्या होता है भाई, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों अवतल दर्पण का उपयोग होता है, कोई बताएगा? अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आने वाली प्रकाश की जो अनंत दूरी से आती है, यह जो है उसको एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, उसको एक बिंदु पर जो है फोकसित कर देता है। ठीक है, और इसके कारण जो है जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसमें अगर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, वह किरणें जो अनंत दूरी से आती हैं वह एक बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं, जिसके कारण अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन होने के कारण जो है वहां पे कोई भी चीजों को रख कर हम उसको भोजन पका सकते हैं। अर्थात सोलर कुकर का उपयोग हम अवतल दर्पण सोलर कुकर में लगाते हैं, अवतल दर्पण। होप कि क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्रकृति होती है। तो भाई वास्तविक पल जहां भी बनेगा वह क्या होता है, उल्टा होता है। वहीं पे वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब जो है, आभासी प्रतिबिंब है हमेशा सीधा होता है। बातों को याद रखोगे, क्या क्वेश्चन पूछा था, वास्तविक प्रतिबिंब प्रकृति हमेशा उल्टा होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं, देखो गोलीय दर्पण ये रहा और इसके मध्य बिंदु मान लो ये रहा, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, पोल बोलते हैं। पोल को हम हिंदी में क्या कहते हैं बताए थे अभी पीछे, ध्रुव कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिसका द्वितीय क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। तो भाई देखो, गोलीय दर्पण जिसका गोलीय दर्पण की बात किया है तो जिसका द्वारक जो है यानी का दृष्टि जो है क्षेत्रफल जो है अधिक होता है, वह होता है हमारे उत्तल दर्पण का। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम किस में करते हैं, गाड़ियों के पश्च दृष्टि के लिए जो है यानी पीछे देखने के लिए किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम दूर बहुत दूर से भी वस्तु आती है उसको जो है आराम से जो है हम इसमें पिक्चर में देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, उसका इमेज जो है आराम से देख लेते हैं। और यही कारण है कि इसका जो है उपयोग जो है गाड़ियों के पश्च दृष्टि के रूप में, पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। एक तो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका दृश्य क्षेत्रफल जो होता है, देखने का एरिया जो होता है वह बहुत ही बड़ा होता है। होप कि आंसर समझ में आ रहा है, आप करेंगे सभी चीजें जो है हमें समझ में आ रही हैं, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है गोलीय दर्पण के लिए क्यू भी तथा एफ में संबंध। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, तो मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं, आप देख लो। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए
मैं बता दूं का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है गिवन नहीं था उसको जो है हमने ठीक कर लिया है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आपको आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप बताओ यू टी और एफ में संबंध क्या होता है। यहाँ से इसका कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। ठीक है, तो यू कॉमा डी और एफ में संबंध क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, बताओ तो। 1/f इज है 1/u प्लस 1/t, यही होता है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करने चलते हैं क्या होते हैं भाई, 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो u इंटू भी, और यहाँ से हो जाएगा u से u कैंसिल तो बच जाएगा v प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा v से कैंसिल। अगर हम इसका उल्टा कर दें f का वैल्यू निकालनी चाहिए, ये क्या हो जाएगा u भी बटे v प्लस u, और इसको जो है हम रीराइट कर सकते हैं। अब इसको जो है हम रीराइट कर सकते हैं, इस समस्या नहीं है। इसी को हम इसको ऐसे लिख एफ इजकल टू यू भी बटे का यू प्लस डी। जब दोनों चीजें प्लस में है तो आप किसी को भी किसी को जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है यह हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रावर्तन का नियम सत्य है। तो भाई प्रावर्तन का नियम जो है सभी परिवर्तनशील सतह के लिए जो है, परिवर्तनशील सतह के लिए रिफ्लेक्शन हो सके सभी सतह के लिए जो है यह लागू होता है। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरह की सर्च लाइट में प्रयोग किए जाने वाला दर्पण होता है। तो मैं बता दूं उत्तल अवतल समतल जो है आपको जो है अवतल दर्पण का उपयोग, लेकिन ये परवलयी दर्पण होता है, परवलयी अवतल होता है। देखो आप इसको मैं बता दूं तो थोड़ा सा समझोगे। ठीक है, देखोगे अगर मैं यहाँ पे एक दर्पण बना रहा हूँ, गोलीय दर्पण अवतल दर्पण, क्या बनाया भाई, अवतल दर्पण, इधर से ये रंगा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका सर्च लाइट में उपयोग आखिर कैसे होता है। देखो असल है कि अगर हम प्रधान अक्ष मानते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें आपतित होती, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आपतित। ठीक है, तो अवतल दर्पण का यही फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये जब परावर्तित होती है कहाँ से गुजरती है बच्चों, तो फोकस से कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ऐसे ही अगर अनंत किरणें आती हैं वह परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से जो है गुजरते हुए आपको मिलेंगी। कोई भी आएगी वह परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, तो वह जाएगी फोकस बिंदु पर। अगर ये ए बी जो है, एक ए बी जो है अवतल दर्पण है, तो ऐसा ही इसका फंक्शन होता है। ठीक है, देखो जब वस्तु अनंत दूरी से प्रकाश, मान लो वस्तु की अनंत दूरी है और उससे जो है प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती हैं, वह क्या होता है कि वह जो है यहाँ पे केंद्रित। ठीक है, अगर हम ठीक यही चीज कहें कि ठीक यही चीज जो है हम यहाँ पे करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण। अगर यहाँ पे हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया और ये जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही जो है, यहीं पे जो है मैं जो है जहाँ पे इसका फोकस है, जहाँ पे इसका फोकस है वहां पे जो है मैं बिंदु स्रोत यानी प्रकाश स्रोत को रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से प्रकाश जो है कुछ इधर चली जाएंगी। ठीक है, कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ प्रकाश जो है यहाँ से इधर चली जाएंगी, तो कोई बात नहीं, ये प्रकाश इधर जाने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश की किरणें यहाँ से निकली और यह जो है जा करके यहाँ पे टकराएंगी, तो ये जानते हो क्या करेगा, अवतल दर्पण जो है इसको ऐसे भेजेगा। कैसे भेज देगा, ऐसे भेज, यानी यहाँ से गई और इस पे टकराई तो ये परावर्तित होकर उधर चली। ठीक है, फिर मान लो कि एक किरण यहाँ गई, यहाँ से ये परावर्तित हुई और ऐसे चली।
ठीक है, यानी इधर से अब देखो यहाँ पे जो है ठीक मान लो कि ये यहाँ गई और फिर यहाँ गई और इसी पे लौट आई, और दूसरी किरण मान लो कि एक किरण यहाँ आई, यह परावर्तित होकर जो है अब इधर को निकल गई। ठीक है, इधर को निकल गई। किरण मान लो कि एक किरण यहाँ आई और यहाँ से जो है ये परावर्तित होकर इधर की ओर निकल गई। देखो कि इस दोनों फिगर में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो कॉमन कुछ है नहीं। देखोगे आप ध्यान से अगर तो अवतल दर्पण के लिए यह अगर प्रकाश स्रोत यानी कि प्रकाश स्रोत जो है अनंत दूरी पे था तो वह फोकस पे जो है केंद्रित कर रहा था, जबकि अब जो है यहाँ पे फोकस पर है प्रकाश स्रोत, तो यह उसी किरणों के मतलब इस वाले फिगर में जो आने वाली किरणें थी यहाँ पे जो है वह जाने वाली किरणें बन जा रही है, यानी उसको जो है पुनः जो है उल्टा काम हो रहा है, इस वाले फिगर के जो है उल्टा काम हो रहा है। और इसी तरह से जो है ये अगर अनंत दूरी तक जाती हैं तो यहाँ पे जो है हमें एक जो है समतल जो है एक कहे तो ये एक दूसरे के पैरेलल जो है जाकर के प्रतिबिंब प्राप्त करती हैं। और यही कारण है कि जो हम टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो इससे जो है प्रकाश की किरण ज्यादा दूर तक जाती हुई प्रतीत होती हैं, और जाती हैं इसलिए हमें दूर से जो है बहुत दूर की चीजों को आसानी से देते हैं। और इसी कारण जो है सर्च लाइट में जो है हम क्या करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो ठीक तरह का जो है आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एंटीना जो होता है आपके टीवी का जो एंटीना होता है उस टीवी वाले जो चैनल आप देखते हो ना उसमें भी यही चीज सेम काम होता है। और फिर जो है अनंत दूरी से आने वाली वो जो तरंगे होती हैं वह एंटीना पे पड़ती हैं और उसके ऊपर जो लगा होता है गोला सा उस वह जो है उन सभी किरणों को परावर्तित होने के बाद जब वह फोकस पे उसके केंद्रित होती हैं तो वह उसको अवशोषित कर लेता है और फिर जो है आपको आपके टीवी के अंदर जो है फिगर को दिखा पाता है। ठीक है, तो वहां भी इसी चीज का उपयोग होता है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अरे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। प्यारे बच्चों अभी हमने आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज जो है हमेशा सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो अभी हमने आपको एक रिलेशन दिया था कि एफ इजकल टू टू आर बाई टू क्या होता है भाई, आर बाई। तो अगर हम यहाँ से वक्रता त्रिज्या निकालें तो आर इजकल टू क्या होता है, 2f। आर इजकल टू क्या होता है, 2f, यानी फोकस दूरी के वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगुनी, और फोकस दूरी जो है क्या है, f का मान 10। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 × 10 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। मेरे दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, तो याद रखना ये आपको जहां तक मुझे उम्मीद है पता है अवतल दर्पण होता है। जब अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच हम किसी वस्तु को रखते हैं उसका प्रतिबिंब जो है सीधा और आवर्धित यानी बड़ा बनता है। और यही कारण है जो कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम दाढ़ी बनाने के रूप में करते हैं। जब हम उसके फोकस दूरी और ध्रुव के बीच बैठे रहते हैं तो हमारा फिगर जो है सीधा बनता है और जो है बड़ा बनता है, जिसके कारण जो है हमारी दाढ़ी में होने वाले बाल जिसको हमें साफ करना होता है, हटाना होता है, वह इजिली हम देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रकाश का प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा। तो वह दर्पण जो होगा हमेशा की बात कर दिया है ना, वस्तु के बराबर। तो प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर जो है तभी बन सकता है जब वह समतल दर्पण हो। क्वेश्चन हमने आपको पहले समझा रखा है इसको। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वह दर्पण जो वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो वह दर्पण जो वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है वह समतल दर्पण भी होता है और उत्तल दर्पण भी। पीछे वाला क्वेश्चन को जरा हम
ढंग से देखिए तो प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, कह रहे हैं कि वह दर्पण जो हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा हमको जो है समतल में भी प्राप्त होता है। इसमें प्राप्त होता है बच्चों, तो ये जो है हमें समतल में भी प्राप्त होता है और फिर आपको जो है उत्तल में भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये दोनों जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी समतल और उत्तल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर 25 कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की संबंध क्या होता है। अभी हमने इसको डिस्कस किया था प्यारे बच्चों, आर इक्वल टू क्या होता है 2f। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किस दर्पण के द्वारा वस्तु से छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण के द्वारा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, तो वह हो सकता है हमारा केवल और केवल तल के द्वारा ही जो है ऐसा संभव हो सकता है कि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बने और आभासी प्रतिबिंब बने, सीधा प्रतिबिंब बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किस दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पे खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सदैव प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण जो है उत्तल भी हो सकता है और अवतल समतल भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब की बात है ना, तो सीधा प्रतिबिंब जो है आपको समतल और उत्तल दोनों में प्राप्त हो जाएगा, चाहे आप कितने खड़े रहो। आप देख लो सिंपल सा तरीका भाई, 500 दर्पण जो हम गाड़ी के प्लेन मिरर के सॉरी गाड़ी के पश्च दृष्टि करते हैं, पीछे करते हैं, उसमें अनंत से आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब हम आराम से छोटा और सीधा देख लेते हैं। और साथ ही साथ समतल में भी तो वही होता है ना कि चाहे वस्तु कितनी दूरी खड़ी हो, उसका प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा बनता है। इसलिए जो है वह हो जाएगा यहाँ पे या तो समतल या उत्तल, नहीं यहाँ पे होना चाहिए आंसर जो है कि होना चाहिए क्या बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए समतल। क्या होना चाहिए, समतल और उत्तल। क्या होना चाहिए, समतल और उत्तल दोनों की जो है ये बातें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी भी है सीधा भी है, तो भाई सीधी सी बात है, अभी हम दाढ़ी वाले में आपको समझाए थे, ये तभी हो सकता है जब मान लीजिए कि ये हमारा एक दर्पण हुआ अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा F और ये हो गया हमारा C। तो जब वस्तु F यानी फोकस और P के बीच बनता है तो इसका इमेज जो है दर्पण के दूसरी साइड बनता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, तो यह जो है मुख्य फोकस और वक्रता मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। भाई देखो, अगर वह 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना, यानी कि एफ का वैल्यू दिया है और उसी के सामने जो है 20 सेंटीमीटर दूरी पे कोई वस्तु रखता है, तो ऑफिशियली जो है वह उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। आर का वैल्यू जो है इसका क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और जब जो है वह कभी आर पर रखेगा, यानी वह कहाँ पे रखेगा भाई, दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखेगा। और अवतल दर्पण में जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रहती है, उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पे ही बनता है और वह प्रतिबिंब उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है। इस तरह से इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 30, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना होगा भाई। तो अभी तो आपको समझाए थे ना, अभी तो आपको समझाए थे क्या रखना चाहिए, फोकस के ध्रुव और फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल दर्पण का आवर्धन, प्यारे बच्चों इसको हमने आपको डिस्कस कर ही दिया है, क्या +1 होता है, दर्पण का आवर्धन +1 ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33 क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मीन्स पता ये चला कि इस क्वेश्चन चैप्टर में
क्वेश्चन किए हम लोगों ने, तो हम लोगों ने इसमें टोटली 32 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो है बहुत तरह के क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं सारे प्रश्नों से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि बस यही तो यही, ठीक। हमने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, हम हर अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में चाहे तो हर एक फिगर से जो है और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। लेकिन वी होप कि अगर आप इसका क्वेश्चंस को कर लिए तो आप बाकी के सभी क्वेश्चंस को है कर ही लोगे, ठीक है। तो चलो हम करते हैं कि क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जो है अपने यार दोस्तों को शेयर करो। इस तरह के और वीडियो हमारे चैनल रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।